राह में कदम पर कदम बढ़ाती गई, हर शिकस्त को अपनी जीत बनाती गई। लफ्जों की सब तराशी की जैसे आदत हो, मैं ख्वाबों को हकीकत में डालती गई। हाथ में कलम था बस ख्वाबों की रोशनी, हर ख्वाब को अपनी बातों में सजाती गई। जुनून ने रोका, ज़माने ने ठोकर भी दी, मैं फिर भी अपने अज़्म को उठाती गई। आज भी वही जो कल फकत ख्वाब था, मैं अनमोल खुद को यही बताती गई। दूसरा दिन। एक लड़की जो मैं कभी नहीं बना जाती थी वो ही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बिल नापसंद थी, मुझे इससे कोई मिसला था, मगर मैं इस तरीका का जिंदगी से मसला था जो जल ने अपना रखा था। पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिल कौन थी। कई बरस पहले मेरे पुराने स्कूल में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। इसका नाम भी था। जाहिर है ये इसका असल नाम नहीं है और मैं इस किताब में बहुत से लोगों के असल नाम और दूसरी तफसीलात उनकी प्राइवेसी के लिए नहीं बताऊंगी। अलबत्ता वो वाकयात जरूर बयान करूंगी जो मुझे पहाड़ अंदाज हुए। इसलिए कहते हैं राइटर्स से नहीं बिगाड़नी चाहिए। दो आपको अपनी कहानी में डाल के दिन भी बना सकते हैं और मार भी सकते हैं। गराकल एक अच्छी लड़की थी और है। इसने मेरे साथ है किसी के साथ भी कुछ पर इन्हें किया। इन वाकयात को बयान करने का मकसद वो सबक है जो मैंने कबल के तरीका के जिंदगी से सीखा। सजील और मैं क्लास फेलोज थे मगर दोस्त नहीं थे। हमारी में अच्छी सलामदा थी, शायद साथ खेलते भी होंगे मगर अताया नहीं। वो एक बेजर गर्द में लड़की थी। इसका ताल्लुक एक सफेद पाश घराने से था। वो पढ़ाई में लायक नहीं थी लेकिन दूसरे मामलात मैं काफी समझदार थी। फिर स्कूल बौना जगह बदली तो ताल्लुक भी खत्म हो गया, यहाँ तक कि मैं महल को भूल भाल गई रह गई क्योंकि वो जेल थी। चंद साल बाद एक मुख्तलिफ शहर में एक मुख्तलिफ स्कूल में मेरी सीट के साथ एक लड़की आके बैठी और मैं एकदम तीरान। हम कई बरस बाद मिले थे और मैं इसे देख के खुश हुई थी। वो काफी बदल गई थी, गुरमुड हो गई थी, गो के स्कार्फ और अबा लेती थी लेकिन अच्छे जूते और बैग्स वगैरह इस्तेमाल करती थी। इसके माली हालात बेहतर हो गए थे। कील भी मुझे देख के खुश हुई। हमने पुराने दिनों की चंद बातें की। इसी दौरान हमारे साथ एक तीसरी लड़की आए बैठे। इस तरह के मैं इन दोनों के दरमियान में थी। नियाज की सानिया की आर्मी ऑफिस की बनी थी और बहुत लायक थी। मैंने महसूस किया कि इसके आने के बाद बिल मुझसे बातचीत नहीं कर रही बल्कि मुझे एकदम इग्नोर करने लगी है। पहले में भी कि ये मेरा हम है, लेकिन अगले 2-3 रोज मैंने वाज़े महसूस किया कि खेल मेरे साथ सिर्फ तब बोलती जब बोलिस की मौजूद ना होती। एक दिन बरियक में हम तीनों बातें करने लगे तो सानिया को हसवस हुआ कि कबल और मैं एक दूसरे को जानते हैं। उसने पूछा, मर्द तुम लोग क्या पहले भी मिले हो? इससे पहले कि मैं जवाब देती बजल फौरन से बोली, नहीं तो हमारी नहीं मुलाकात हुई है। और उसकी रंगत ये कहते हुए कदरे फीकी पड़ गई थी। मैंने इतना वाज़े किसी का रंग ओढ़ते शायद इतने करीब से पहली दफा देखा था, लेकिन मैं तो फिर में थी। मैं पूरी इसकी तरफ गई और कहा, असल में हमारा होम टाउन एक ही है। वो मेरे दादार गैर का होम टाउन है, हम वहां नहीं जाते। वो जल्दी से बोली। वो कदरे घबरा गई थी और मुझे महसूस हुआ कि उसे बुरा भी लगा था। मैं चुप हो गई। इसके बाद बिल मुझसे मैनी कैफी रहेगी। वो इलियट किस्म की लड़कियों के ग्रुप में खुशबाश बैठी होती, लेकिन अगर मैं करीब से गुजरती तो वो बोलते बोलते रुक जाती, बेचैन और उनसीख हो जाती। मैं समझ गई कि इसका मसला क्या है। अल्लाह गवाह है मैंने फिर कभी किसको ये नहीं बताया कि मैं इसे पीछे से जानती हूँ। एक केस के वालिद का पेशा मुलाजमत किया था, आधे देखे से एक छोटे शहर से ताल्लुक रखती है। मेरे नजदीक ये बातें पहल फखर थी। कई बरस पहले मेरे अपने ऊपर एक वक्त ऐसा गुजरा था जब मेरे माली हालात इतने बुरे थे कि मैं एक नया बैग लेना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और इसे तालीमी इदारे में मैंने 1 साल तक एक ही बैग इस्तेमाल किया जिसका रंग नीला और सफ़ेद था और वो जगह जगह से ख़राब होकर फट गया था, ऐसे कि दोबारा पीने के काबिल भी नहीं था। मैं इसके फटे हुए हिस्से को अपने स्कार्फ से ढांक देती थी क्योंकि मेरे पास 1500 का बैग खरीदने के पैसे नहीं होते थे। उन 1500 से सीट को गर्दन में पहने नजर आती मॉडल का चेहरा देखा देखा सा था। मैंने चंद लम्हे के लिए सोचा, ये लड़की मैंने कहाँ देखी है। मेकअप की तह, सिम्मे की आइज, बेदाग स्किन और गर्दन के गिर्द नगीनों की जंजीर। ओ ये सज्जल थी। अरे सज्जल ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इंटरेस्टिंग। खैर मुझे किया। मैं कंधे उचका के आगे बढ़ गई। मेरी सज्जल से अगली मुलाकात कई बरस बाद एक दिन अचानक से हुई। हमारी मुलाकातें यूं ही इत्तेफाक से हुआ करती थी।
एक रोज इस्लामाबाद में किसके घर डिनर पे मुझे सज्जल नजर आए। इस वक्त वो एक ब्यूरोक्रेट की बहू बन चुकी थी। इसकी उंगलियों में डायमंड्स थे, कहनी पे बीज और एयरबैग था, खुद को उसने प्लास्टिक सा कर लिया था। नाक की सर्जरी, वाजे बोटोक्स, वो बिल्कुल एक मुख्तफ इंसान बन चुकी थी। ग्रूमुड अमीर मॉडर्न लड़की। मगर मुझे बहरहाल उसे देख के खुशी हुई थी। वो भी मैं देख के बहुत खुशी हुई। सज्जल के पेशे से लाख इख्तलाफ सही, मगर सज्जल एक अच्छी लड़की थी। इसको इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो एक पसमानदा इलाके से आई थी, मगर उसने खुद को ग्रूम भी कर लिया था, अच्छे लड़के से शादी भी कर ली थी, अपना कीर भी पा लिया था। सज्जल सेठ थी और उसको देख के अच्छा लगा था। खाने के दौरान हमें बातें करते देख के इसके ससुर ने दिलचस्पी से पूछा कि क्या अब दोनों पहले भी एक दूसरे को जानती है। मैंने जवाब देने से पहले सज्जल को देखा और जब मुझे एहसास हुआ कि अपनी तमाम तब्दीलियों के बावजूद ये आज भी वही सज्जल थी। इसकी रंगत फीकी पड़े, पहलू बदला और तेजी से बोली, हम एक कॉलेज में क्लास फेलो रहे हैं। मैं मुस्करा दी और अब्रू उचक दिए। वो आज भी अपने छोटे शहर का नाम नहीं सुनना चाहती थी। इसके ससुर को मैं किसी और हवाले से भी जानती थी, सो वो मुझसे मेरी किताबों के बारे में मुख्तलिफ बातें पूछने लगे। वही जनरल सवालात जो उमूमन लोग पूछा करते हैं। इंस्पायरेशन कहाँ से मिलती है लिखने की? कैसे लिख लेती हो? भट्टी में डाइनिंग टेबल पर बैठ के कैसे बताऊं कि इंस्पायरेशन कहाँ से मिलती है? खाना तो पूरा खाने दिया करो यार, मुझे तो खुद याद ही नहीं रहता। क्या आपको भी याद रहा है कि सोते हैं जो आपने ख्वाब देखा था वो शुरू कहाँ से हुआ था? नहीं ना, सिर्फ दरमियान याद रहता है यानी। मगर खैर, मैंने ऐसे सवालों के चंद पढ़े लिखे जवाब खड़े हुए हैं और ऐसे मौकों पे मैं वही दोहरा देती हूँ। मैं जिंदगी से मुतासिर हूँ, मैं जो देखती हूँ सीन के बारे में किसी एंगल से लिखने की कोशिश करती हूँ, वगैरह वगैरह। वो मुझसे पूछने लगे मैं अपनी किताबों मैं वीमेन फिक्शन लिखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लड़कियां मजबूत बने, वो अपने असल से न भागे, क्योंकि अपने असल से भागने वाले शख्स को कहीं पनाह नहीं मिलती, वो हमेशा इनसिक्योर रहता है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियां समझी कि हमारा असल तो हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो है तो हम हैं। इसको गिले लगाना जरूरी है, इसको अपना फख्र बनाना जरूरी है। ब्यूरोक्रेट साहब ने दिलचस्पी से पूछा, और क्या आप खुद भी ऐसी हैं? मैंने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि जी बिल्कुल, मुझे अपने असल पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं पढ़े लिखे लोगों की महफिल में अपनी मादरी जबान सरायकी बोल सकती हूँ। मैं सबको सराम बता सकती हूँ कि मेरा ताल्लुक एक छोटे शहर भक्कर से है। मैं अब भी भक्कर और लाहौर दोनों जगह रहती हूँ। मैं पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरे इस छोटे से शहर में कोई शॉपिंग मॉल नहीं है और ना ख्वातीन होटलिंग करने रेस्टोरेंट वगैरह जा सकती हैं। मगर मुझे वो शहर अजीज है क्योंकि वहां जाके मुझे जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और मजीद भी चंद फिक्रे मैंने इस तकरीर में कहे थे जो अभी मुझे याद नहीं। मैं सज्जल पर तंज नहीं कर रही थी, मैं इसे बिला वास्ता इसके इस खौफ से निकालना चाहती थी जिसका वो शिकार थी। मेरी इस तकरीर के दौरान सज्जल के चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। इसकी रंगत फीकी पड़ गई थी, वो शदीद मुस्तरब थी। वहां उसके ससुराल वाले थे, उनके दरमियान वो एक सेलिब्रिटी थी। मुझे एहसास हुआ कि वो परेशान हो गई है तो मैं चुप हो गई। सज्जल को समझाना बेसूद था। वो इतनी परेशान हुई कि खाना डालने के बहाने वहां से उठ गई और सारा वक्त वो मेरे साथ नहीं बैठी क्योंकि वो अंदर से डरी हुई थी। मैं उसके बाद दोबारा सज्जल से कभी नहीं मिली। एक शख्स जो मैं जिंदगी में कभी नहीं बनना चाहती थी वो सज्जल थी। मैं सोचती थी कि मैं सज्जल से बेहतर हूं क्योंकि मैं अपने असल से नहीं भागती। मेरे साथ कोई ऐसा एहसास कमतरी नहीं जड़ा जो बोझ की तरह मेरा सर किसी भी वक्त झुका सकता हो। मैंने खुद ये भी झूठे तमा नहीं चढ़ाए, सो मुझे भरी महफिल में ये डर नहीं होता कि कोई मुझसे मेरे असल के बारे में सवाल ना कर ले। जो मैं हूं वो सब के सामने हूं, अच्छी बुरी जैसी भी हूं सब के सामने हूं। शुक्र है कि मैं सज्जल जैसी नहीं हूं, लेकिन बहुत अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं गलत थी। मैं सज्जल से भी बदतर मकाम। अब जिंदगी में नाकामी या कमजोरी के मकाम पर खड़े हूं, यानी कि आपको अच्छे से मालूम हो कि आपको मदद दरकार है और असलिए आप इस तरह की किताबों से मदद लेना शुरू कर चुके हो। मगर मैंने जब सेल्फ हेल्प का सफर शुरू किया था तो मेरा हिसाब उल्टा था। मैं इस वक्त कामयाबी के मकाम पे थी, एक कामयाब राइटर और बहुत मजबूत लड़की थी। मेरी मजबूती की खानदान भर में मिसालें दी जाती थी। मेरे लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि मेरे साथ कोई मसला है। इतना मजबूत होना भी अच्छा नहीं होता क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम अपनी कमजोरी से भाग रहे हैं। मैं बेहतर तब हुई जब मैंने अपने मसलों का सामना शुरू किया। यहाँ पे मेरी कहानी को रोक के हर मसले की असल की तरफ आते हैं। हमारा असल वही है जहां से हमारे अंदर रूह फूंक की गई थी।
अल्लाह ताला ने हमारे लिए 4 कुताहें उतारी हैं। तौरात कवानीन की किताब है, इंजील अखलाकियात की, ज़बूर दुआओं की और कुरान पाक। कुरान में ये सब मौज़ूआत शामिल हैं, मगर कुरान का असल मौजू है इंसान। इसलिए खुद को समझने के लिए मुझे और आप को कुरान को समझना होगा। कुरान की एक सूरत है सूरत अलधर, अलधर यानी ज़माना। इसका दूसरा नाम सूरत अल इंसान है। इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या गुजरा है इंसान पर एक वक्त ज़माने में कि ना था वो कोई काबिल जिक्र शे, यानी क्या इंसान पे वो वक्त नहीं आया जब वो कोई काबिल जिक्र शे ना था। इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में बयान फरमाया है कि किस तरह अल्लाह ने इसे एक पानी के कतरे से मिलाया और फिर इसकी आजमाइश के लिए इसे सुनने और देखने वाला बनाया, फिर इसको रास्ता दिखाया, चाहे वो शुक्र करे या नाशुक्री करे। इसी तरह इस सूरत में यही बातें कही गई हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। क्या इंसान को वो वक्त याद नहीं जब वो कुछ ना था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, इसका कोई जिक्र नहीं करता था, इसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो कुछ भी नहीं था। एक दिन कुरान की इस आयत को पढ़ते हुए मुझे सज्जल का ख्याल आया। वो इन लोगों में से थी जो अपने असल से भागते थे। वो इस वक्त को अपनी तारीख से खुरच देना चाहती थी जब वो कुछ भी नहीं थी। और जब का यक मुझे अपनी अस्ताज़ा की बात याद आई कि कुरान को पढ़ते वक्त किसी दूसरे को जहन में नहीं रखता। अगर आप ये आयत पढ़ रहे हैं तो ये आपके बारे में है, ये सज्जल के बारे में नहीं है, निम्रा के बारे में है। क्या मुझे वो वक्त याद नहीं जब मैं कोई काबिल जिक्र शय ना थी? मुझे तो याद है। मैंने सोचा, मुझे तो अपने असल पर कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं तो अपनी बुनियाद से नहीं भागी। तो फिर ये आयत मुझे इस वक्त क्यों सुनवाई गई? क्या कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर गई हूँ? क्या नहीं गुजरा इंसान पे वो वक्त ज़माने में जब ना था वो कोई काबिल जिक्र चीज़? मेरे ऊपर बुरे माली हालात भी गुजरे हैं और ऐसा वक्त भी जब मैं राइटर्स ब्लॉक का शिकार रही हूँ। मैंने शोहरत से पहले का वक्त भी देखा हुआ है और बाद का भी, और मुझे भी मेरी शोहरत ने गुरूर नहीं दिया। मेरे अर्द गिर्द के लोग जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत सी खामियां हो सकती हैं, लेकिन शोहरत कामयाबी ने भी मेरे दूसरों के साथ सलूक को नहीं बदला। मुझे तो सब याद है। फिर क्या है जो मैं मिस कर गई हूँ? क्या नहीं गुजरा इंसान पर वो वक्त ज़माने में जब न था वो कोई काबिल जिक्र शे? शायद ये आयत मेरे बारे में नहीं है। सब जानते हैं कि मैं अपने असल से भी नहीं भागी, और उसका क्या जो सब नहीं जानते। किसी ने मेरे अंदर से सरगोशी की। सब मुझे एक मजबूत और बहादुर लड़की के तौर पर जानते थे। मैंने लड़की बनने के लिए बड़ी मेहनत की थी, सिर्फ इसलिए कि कोई इस 10-12 साल पहले वाली लड़की को न जान सके जो कमज़ोर थी और गलत फैसले लेकर पछताती रहती थी। और वो एक लम्हा ऐसा था जब मुझे एहसास हुआ कि सजल और मेरे अंदर कोई ख़ास फ़र्क ना था। इसको फिर भी अपने इस असल से आगाही थी जिससे वो भागी थी। मेरे पास तो आगाही भी नहीं थी। मैं इससे भी बुरे मकाम पर खड़ी थी, जहां मुझे वो मकाम भूल गया था जो ज़माने में मेरे ऊपर गुजरा था। ज़रूरी नहीं कि आपका असल सिर्फ आपका छोटा शहर या माली हालात या शोहरत से पहले का वक्त ही हो। आपका असल आपके माजी का वो कमज़ोर इंसान भी हो सकता है जिसको आप याद नहीं करना चाहते। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़माने भर की सेल्फ हेल्प ले लूँ या क्लिनिकल हेल्प तक चली जाऊँ, मैं खुद शनासी का ये सफ़र इस वक्त तक शुरू नहीं कर सकती जब तक मैं इस एक शख्स का सामना ना कर लूँ जो मेरा असल है। इस एक शख्स से बात किए बगैर मैं रूहानी और माली तौर पर तंदुरुस्त नहीं हो सकती। इस शख्स को भला देना और इससे भागते रहना ना मेरे मसले का हल करेगा ना आपके। हमें इस एक शख्स का सामना करना होगा। वो एक शख्स कई बरस पहले वाली निम्रा थी जिसको एक दफ़ा फिर अपने सामने लाना ज़रूरी था। मेरी कहानी को यहाँ रोक के हम आपकी कहानी की तरफ आते हैं। आपको अगर खुद को जानना है तो पहले अपने यंगर सेल्फ से मुलाकात करनी होगी जो आपके लिए सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं है। ये आपका पुराना वर्जन है जो मैच्योर नहीं था। जब चाहा हर्ट किया। आपको अपने इस पुराने कमज़ोर वजूद पर बहुत गुस्सा आता है। क्यों थे आप ऐसे? लेकिन अब आप ऐसे नहीं रहे। आपने सबक सीख लिया और आगे बढ़ गए। शुक्र है। और उसी तरह की सोचों के साथ हम अपने पुराने वजूद को भला के अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने में मगन हो जाते हैं, क्योंकि अपने पछतावे जैसे ही में याद आते हैं हमें तकलीफ और शर्मिंदगी होती है। सो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यही बन जाता है कि हम इस वजूद को अपने दिल की ज़मीन में दफन कर दें। मगर दिल कोई कब्रिस्तान थोड़ी है। कब्रें तो मुर्दो ज़मीन पर खोदी जाती हैं, और दिल जिंदा ज़मीन है। इसमें जो भी दफन करो वो बीज की तरह है, कई गन्ना बड़ा होके वापस उगाता है। दिल अगर जिंदान है तो जिंदों के लिए। एक दफ़ा जो इसमें आ जाए वो हमेशा जिंदा रहता है, जागता रहता है। आपका अपने पुराने वजूद को दिल के कैद खाने में फेंक के ये समझना नादानी है कि वो खुद ही भूख प्यास से मर जाएगा। वो ऐसे नहीं मरता।
आपके अंदर आपका ही वजूद कैसे मर सकता है? आपके पछतावे इसकी ग़िज़ा हैं। आपकी इससे भागने की कोशिश इसकी ऑक्सीजन है। वो एक काल कोठरी में अब भी बैठा है, टांगों के गिर्द बाजू लपेटे, घुटनों पे थोड़ी टिकाए वो आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है। दिल का कैद खाना इस वजूद की जगह नहीं थी। ये वो दूर है जो ज़माने में आप पे बैठ चुका है। इसको आप जितना भलाए, जितना अंदरो दफन करे, ये आपको आवाज़ें देता रहता है। कभी कैद खाने की ऊंची दीवारों से आने वाली आवाज़ें सुनी हैं, उनकी गूंज पलट पलट के सुनाई देती है। ऐसे ही अपने अपने ऊपर गुजरे एक दौर को अपने अंदर बंद कर दिया है। आप समझते हैं कि ये आपका पुराना सेल्फ है। अब आप इस जैसे नहीं रहे। अगर ऐसा ही है तो ये इंसान मर क्यों नहीं जाता? जब भी आपकी जिंदगी में कोई खुशी आने लगती है, ये इंसान अंदर से आवाज लगाता है कि ये खुशी जल्द चली जाएगी। जब भी आप किसी नए शख्स फिर वैसा करने लगते हैं, ये कहता है कि जैसे पहले लोगों ने आपको इस्तेमाल किया, ये शख्स भी वही करेगा। ये इंसान कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ये आपको अपनी मनफी बातों से वापस स्क्वायर वन पे ला खड़ा करता है। ये आपको बताता है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितना लोग आपको समझते हैं, क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी में आए नए लोगों को आपकी हकीकत मालूम होगी ना, वो आपको छोड़ जाएंगे। कभी आपको इस बात से डर लगा है कि अगर नए मिलने वाले कुछ लोग मेरा माजी जान लें तो मैं उन्हें खो दूंगा? ये बात आप के जहन में कौन डालता है? दिल की काल कोठरी में बैठा ये उदास वजूद। आप इससे अब तक पीछा क्यों नहीं छुड़ा सके? क्योंकि आप समझते हैं ये कोई और है। चूंकि अब आप बदल चुके हैं, सो ये बेवकूफ गुनाहगार शख्स आपकी एक झिल्ली थी जिसे सांप की तरह आपने उतार के फेंक दिया है। मगर आप गलत हैं। ये आप ही हैं। ये आप ही थे। वो सारे गलत फैसले, वो सारे गुनाह, वो सारी नादानियां आपने खुद की थी। आपको किसी ने वो सब करने पे नहीं वर्गलाया था। इन पे चेतावा है, मैं दूसरों का हिस्सा निकालना छोड़ दें। दो सब आपने खुद किया था, क्योंकि इस वक्त आपकी अक्ल समझ इतनी ही थी। आपको अपने पछतावे को अपनाना होगा। वो जिंदगी का सिया दूर नहीं था, वो एक तजर्बा था। सेल्फ हेल्प का सफर शुरू करने से पहले मैंने जान लिया था कि मुझे पुरानी निम्रा से बात करने की जरूरत है। जब तक कुछ चीजें मैं अपने आप के साथ तय नहीं करूंगी, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आप भी अपनी माजी की गलतियों पर इस हद तक शर्मिंदा हैं कि अपने पुराने वजूद को भला देना चाहते हैं, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो सज्जल ने की, जो मैंने की। यह गलती हमें हमेशा बेचैन रखती है। हम अपने माजी से नजरें मिलाने से डरते हैं। सज्जल ने खुद को इतना ग्रूम कर लिया कि किसी को मालूम ना हो सके वो भी ऐसी मॉडर्न और वेल ड्रेसेड नहीं थी। मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि किसी को मालूम ही ना हो सके कि मैं भी कभी बहुत कमजोर और बेवकूफ थी। इसका यह मतलब नहीं है कि सज्जल को हर एक को पकड़ पकड़ के बताना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब मुझे इस बात का इश्तिहार लगाना चाहिए कि मैं कभी कमजोर हुआ करती थी। हमें किसी दूसरे से कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपने आप से बात करनी है। अपने और अपने पुराने वजूद के दरमियान एक गुफ्तगू करनी है और चंद बातें सिटल करती हैं, ताकि दोबारा कभी माजी का जिक्र हमें अजियत ना दे। बहुत अरसे बाद मैंने दिल के कैद खाने से इस लड़की को निकला और अपने सामने बिठाया। साइकोलॉजी में इसको खाली कुर्सी की तकनीक ऐसा ही कुछ कहते हैं। मैंने अपने सामने एक खाली कुर्सी रखी और तसव्वुर किया कि इस पे मेरा चंद साल पुराना वर्जन बैठा है। वो कमजोर और मनफी लड़की जिसने बहुत सी गलतियां की और जिसकी अच्छाइयों की किसी ने कदर नहीं की, और उसने चुपचाप सब बर्दाश्त करते रहना सीख लिया। तमाम उम्र मेरा सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती थी। मैं लोगों को मुआफ करती रहती थी। मैं इनको नहीं बताती थी कि मुझे उनकी बात और उनका रवैया तकलीफ दे रहा है। अब मैं ऐसी नहीं हूं, इसलिए मुझे अपने पुराने वजूद पर गुस्सा आता था और शर्मिंदगी होती थी। मैं आपको अपनी कहानी क्यों सुना रही हूं? क्योंकि इस लड़की को अपने सामने बिठा के मैंने जाना कि हम इंसानों के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, गुफ्तगू करना कितना जरूरी है। पहला, कम्युनिकेशन आपका अपने साथ होना चाहिए। आपने भी इस लड़की को अपने सामने बिठाना है जो आपके अंदर किसी पैरासाइट की तरह बैठा आपकी तवानाई चूस रहा है। आपने इससे नफरत नहीं करनी। अपने माजी से आपने ना नफरत करनी है ना भागना है। इसको सामने बिठाना है। सामने बिठाने का मतलब है कि इसको याद करें। इन तमाम कामों को भी याद करें जिन्हें करने से आपका बहुत नुकसान हुआ था। इस अमल से तकलीफ होगी। कोई सर्जरी तकलीफ के बगैर नहीं होती। आपको आज ये तकलीफ उठानी चाहिए। यहां मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने अमाल की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? हमारे यहाँ अक्सर लोगों का मसला यह है कि वो अपने अमाल की जिम्मेदारी नहीं लेते। जिम्मेदारी लेने का मतलब है इस बात को तस्लीम करना कि हाँ, ये मैंने खुद किया है, मुझे ये दुरुस्त लगा, मेरे पास जो ऑप्शन थे इनमें यही बेहतरीन हल था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस काम के नताइज
गलत निकले, मैं इस पर शर्मिंदा हूं, मगर मैं इस तजुर्बे से सीखी जाने वाली गलतियों को नहीं दोहराऊंगी। जिम्मेदारी ना लेना क्या है? फुला ने मेरे साथ जुल्म किया, फुला ने मुझे वर्गलाया, फुला ने फुला को मेरे खिलाफ बहका दिया, फुला ने मुझे इतना प्रेशर दिया कि मुझसे वो गलत फैसला हो गया। मेरे माँ बाप ने ये कर दिया। किस्मत थी जो मेरी आंखों पे इस वक्त पट्टी बंध गई थी, वरना मैं ऐसी ना थी। अब मेरे ऊपर किसी ने जादू करके मेरा दिमाग अपने कब्जे में कर लिया था, वरना मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि नहीं भाई, किसी दूसरे ने कुछ नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला था, ये मेरी अपनी चॉइस थी। गलत थी या सही थी, ये मैंने खुद किया है। तौबा ये नहीं है कि अपने गुनाहों पे अपनी शर्मिंदगी हो कि इससे मुंह छुपा के भाग जाएं। तौबा इस गुनाह की मुआफ़ी मांगने और दोबारा न करने का अहद करने का नाम है। इंसान दोबारा वही काम करने से खुद को बचाता है जिसको पहली दफ़ा करने पे नुकसान उठाने की वजह इसको याद हो। अगर आप अपने माजी को भुलाने की कोशिश करेंगे तो आपको कैसे याद रहेंगी वो गलतियां जो आपने की थी। तौबा और इस्लाह अपने गुनाह की वजह ढूंढने का नाम है। मैंने वो किया तो क्यों किया? मैंने धोखे खाया तो क्यों खाया? मैं गलत शख्स की मोहब्बत में पड़ा तो उसकी कौन सी ऐसी बात है जो मुझे इसके फंदे में फांस दी गई थी? ये बातें भला देने की नहीं याद रखने की होती हैं। क्यों? क्योंकि तारीख खुद को दोहराती है। जो गलत काम अब से पहले हुए हैं उनके मौके दोबारा आएंगे। शायद अभी आपको इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन अपनी जिस पुरानी गलती पे आपको शर्मिंदगी थी वो जिंदगी के किसी मोड़ पे आपको किसी दूसरी शक्ल में तरगीब दिलाएगी। जिस शख्स ने आपको धोखा दिया था वैसा ही एक शख्स बाद में भी आपको मिलेगा। कई माह, कई साल, कई दहाइयों बाद सही, लेकिन मिलेगा। अगर ये याद न रहे कि इसकी क्या बात आपको इसके जाल में फंसा देती थी तो इस नए वारे कैसे बच पाएंगे? माजी को भला देना गलत है, माजी से सीखना असल आर्ट है, और माजी की गलतियों से सीखने के लिए पहले इन गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है। क्या नहीं गुजरा आप पर ऐसा वक्त ज़माने में जब आप एक बेकदर और कीमत इंसान थे? और अगर ऐसे थे, क्यों थे? बिठाएं इस इंसान को अपने सामने और उसको बताएं वो सब जो मैंने अपने पुराने वजूद को बताया था। मैंने इससे पहली बात ये कही थी कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं तुम पे शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी, मैं तुम्हें लोगों के शर से नहीं बचा सकी, मैं इतनी अक्लमंद और मोहतात नहीं थी। काश होती, मुझे तुम्हारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, मैं नहीं उठा सकी, मेरे नज़रियात गलत थे, मुझे तुम्हारी खुशी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए था, मगर मैं नहीं रख सकी। मैं दूसरों के लिए तुम्हें थकती रही। अपने भी खुद से एतराफ़ करना है कि ये अब थे जो खुद को थकती रहे थे, और उसके बाद इसके बाद अपने अपने पुराने वजूद को मुआफ़ कर देता है। मैंने अपने आप को मुआफ़ करते हुए खुद से कहा था कि सुनो लड़की, आज मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, हर इस गलत फैसले के लिए जो तुमने लिया, हर इस मौका के लिए जब तुमने खुद को बेमोल करवाया। खुद को इल्ज़ाम देना बंद कर दो। माना कि तुमने गलत फैसले किए, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारी उम्र कम थी, तुम्हें तजर्बा नहीं था, तहरी अक्ल समझ के मुताबिक इस वक्त तुम्हें जो बेहतरीन लगा था तुमने वो किया। सो मैंने तुम्हें मुआफ़ किया। अपने अपने अंदर के इंसान से मुआफ़ी भी मांगनी है और उसको उसकी गलतियों के लिए मुआफ़ भी करना है। इसका कसूर नहीं था, इसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, और आपने भी दूसरों को इस पे फौकियत दी। गलत किया। आप सबको खुश नहीं कर सकते थे, आपको सबसे पहले अपने आप को खुश करना था, लेकिन अब आप करेंगे। ये एक वदा अपने आज अपने इस कम उम्र उदास वजूद से करना है, क्योंकि अब वक्त बदल गया है। आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। क्या हुआ जो पहले आप अपना ख्याल नहीं रख सके? अब आप अपनी खुशियों और जहनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अब आपके सारे फैसले इस इंसान के लिए होंगे, और अपने अपने माजी से कहना है कि अब बस और नहीं, मैंने तुम्हें मुआफ़ किया और तुमने मुझे, लेकिन आज से तुम यानी मेरा माजी मेरे हाल में अमल दखल नहीं देगा। ये सबसे ज़रूरी मरहला है। अपने खुद से बावाज़ कहना है कि अब तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरे साथ हमेशा गलत होगा। जिस पर भी मैं एतबार करने लगूं वो गलत ही निकलेगा। मुझे अपने अमल पर शर्मिंदगी है, लेकिन मुझे अपने आप पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि आपका माजी जब कहता है कि आप के साथ एक दफ़ा फिर बुरा होगा तो वो गलत कहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प का ये सफ़र शुरू करते वक्त मैंने जान लिया था कि अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा जैसे माजी में हुआ था। वो सब मेरे पुराने वजूद के साथ होता था। जब मैं पुरानी निमरा जैसी रहूंगी ही नहीं तो मेरे साथ वो सब कैसे होगा जो पहले हुआ करता था। मनफी लोग मनफी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और मुस्बत लोग मुस्बत लोगों को।
जब मैं एक कमज़ोर और मनफी इंसान नहीं रहूंगी, अपनी खामियों पर काम करूंगी, तो मेरे दायरे में सिर्फ मुस्बत लोग शामिल हो सकेंगे। ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये साइकोलॉजी कहती है। इंसान जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। मैंने कुर्सी पर बैठी लड़की से कहा कि मेरी एंडिंग तुमसे मुख्तलिफ होगी। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, भले तुम मुझे नहीं है। इसने मुझे नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं आज भी वही नर्म और नाजुक सा वजूद हूं जिसे उसने कई बरस पहले दुनिया में 2 इंसानों के सपरदार बतौर अमानत किया था। मुझे ये यकीन था कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि मैं कब अपनी हालत बदलती हूँ। वो ज़मीन पे नहीं आएगा, वो मेरी मदद तब करेगा जब मैं खुद अपनी मदद करूँ। अपनी पुरानी गलतियों को याद करके अपने कम उम्र वजूद से बात करना एक एक्सरसाइज है जो आपको कम अज़ कम 1 हफ्ते तक हर रात 5 से 10 मिनट तक करनी चाहिए। इसके बाद भी आपका माजी कभी कभी आपको तंग करेगा। अपने वो करना है जो मैंने किया था। इस दिन के बाद से मैंने अपनी एक रूटीन बना ली। मैं जब भी कुछ नया करने लगती या कोई बड़ा फैसला लेने के करीब होती और मेरे अंदर मौजूद ये लड़की मुझे कुछ बुरा याद करवाती, तो मैं उसको कहती कि तुम अभी खामोश रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और यूं मैं इसे इग्नोर करने लगी। ये माजी को भुलाने जैसा नहीं होता। ये ऐसे है जैसे आप एक नासमझ शख्स को इग्नोर करते हैं। मैं एक ज़माने में ना समझ थी। आज के हालात मुख्तलिफ थे। आपका माजी आपका असल है जिसको अपना लेना चाहोगे, लेकिन अब आप इसके तजुर्बे की बुनियाद पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। माजी में जो हुआ वो अब नहीं होगा अगर आप एक मुख्तलिफ इंसान बन जाएं। जैसे सज्जल बड़े शहर में मूव कर जाने के बाद छोटे शहर के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर कर सकती थी। एक और चीज़ जिसने मुझे माजी के पछतावे से निकलने में बहुत मदद की वो एक सतर थी। कहते हैं जब किसी तारीकी से निकलना हो तो एक सतर थाम लो, एक लाइन, एक डायलॉग, चंद अल्फाज, फिर इसको खुद से दोहराते रहो। मैंने भी एक सतर थाम ली और उसे खुद से दोहराती रही, और वो सतर ये थी कि मेरे साथ दोबारा वो नहीं होगा जो पहले हुआ, क्योंकि अब मैं वो शख्स नहीं रही। धीरे धीरे इस मनफी इंसान की आवाज़ में मध्यम होने लगेंगी। ये मुकम्मल तौर पर आपकी जान नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप उसे बना किसी अजियत के पस मंज़र में धकेलने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। आपको बस माजी से सबक लेना है ताकि मुस्तकबिल में आप वो गलतियाँ ना दोहराएं, बल्कि नई गलतियाँ करें, क्योंकि गलतियाँ तो हम सब ने हर दौर में करनी हैं। जब हम काबिल ज़िक्र शय नहीं थे तब भी, और जब हम काबिल ज़िक्र बन जाते हैं तब भी। मगर अल्लाह ताला को वो ख़तावार पसंद हैं जो अपनी गलतियों से सीखने वाले हों और उन पे नादिम हो, ना कि इनको भला के उनसे नज़रें चुराने वाले हों। आज से एक सतर थाम ले। ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, ज़रूरी नहीं कि आपको इस पे यकीन भी हो, बस जब कभी पछतावा हो इस सतर को खुद से दोहराते रहे, यहाँ तक कि वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाए। किताब बंद करने से पहले आज की मश्क करना मत भूलिएगा। आज के सवालात। माजी के किस गलत फैसले पर आपको शर्मिंदगी है? आपने वो गलत फैसला अपनी किस कमज़ोरी के सबब किया था? क्या कभी किसी शख्स के सामने अपने खुद को इतना बेबस महसूस किया कि उसे खुद को इस्तेमाल करने दिया? आपकी बेबसी की वजह क्या थी? मोहब्बत, खौफ, इसको खोने का डर, दूसरे इंसानों की कोई ऐसी खूबी जो आपको अपनी तरफ इतना खींचे कि आप उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करके उनकी तरफ खींचे चले जाएं। अपनी ऐसी कमज़ोरी बयान करें जिसके बाइस लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं, जैसे नर्म दिल्ली, बुज़दिली या अपने लिए आवाज़ ना उठाना। तल्ख माजी की याद आने पर अपने पुराने वजूद को आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है जो आप अपने चंद साल पहले के वजूद के लिए नहीं कर सके? वो जो आपको इस वक्त करना चाहिए था। चंद सतूर में अपने पुराने वजूद को बताएं कि आपने इसको उसकी गलतियों के लिए मुआफ़ कर दिया है। अपने पुराने वजूद को अपने अल्फाज में बताएं कि आपको क्यों अब दुनिया को उसकी नज़र से नहीं देखना, ना उसकी मनफी बातें सुननी है। वो कौन सी ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे भागते हुए आप हमेशा नुकसान उठाते हैं? आपके ख्याल में आपको अपने अंदर ऐसी क्या तब्दीली लानी होगी जिस पे अमल करके आप इंसानों के पीछे भागने से खुद को रोक सकें?